पाए। तो सबसे पहला जो हमारा आंकिक प्रश्न है वो है कि किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में, मतलब ये 0.1 सेकंड का एक इंटरवल अंतराल है, उसमें 5.0 एम्पियर मतलब 5 एम्पियर से 0.0 एम्पियर मतलब 0 एम्पियर तक गिरती है। कौन गिरती है? धारा। मतलब धारा की वैल्यू, करंट की वैल्यू 5 से 0 हो जाती है ना? और कितनी देर में हो जाती है वो? 0.1 सेकंड में हो जाती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब ई का मान 200 वोल्ट है तो स्वप्रेरकत्व क्या होगा? जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो सबसे पहले तो हमें पहचानना चाहिए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप निकालने की बात आएगी तो आपको पता चलेगा कि हमें स्वप्रेरकत्व का मान निकालना है। मतलब हमको एल का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एल का। और मान किसका दिया है? हमको ई का दिया है। ई का मान दिया और एल का मान निकालना है। तो ई और एल में कोई फार्मूला आपके पास है क्या? वो उससे भी काम चल जाएगा। मतलब टाइम तो है ही, साथ में करंट में भी चेंज है, तो वो तो है। लेकिन अगर आप फार्मूला की बात करेंगे तो फिर एल निकालना और ई आपको दिया है, तो आपको एक फार्मूला ध्यान में रखना है। ई इज इक्वल टू, ये फार्मूला ई इज इक्वल टू एल, ये देखिए ई दिया है, एल पूछा है, और डी आई अपॉन डी टी। बस ये आप फार्मूला तैयार कर लीजिए, ई इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। अभी देखिए ई दिया है, एल पूछा है, डी आई भी दिया है, 0.1 सेकंड में होता है, और सॉरी डी टी भी दिया है 0.1 सेकंड। और डीआई जो है मतलब धारा में कितना कितना गिरावट आई है, तो 5 से 0 हुई तो ये डीआई आपका 5 माइनस 0 हो गया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले एल निकाल लेते हैं, एल को यहाँ ले लेते हैं और ये डीआई अपॉन डीटी को पलट देते हैं। आप चाहे तो वैसा करें, नहीं तो अदरवाइज फार्मूला यही रखना चाहिए, ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। और पहचानते कैसे इसको कि स्वप्रेरकत्व निकालना मतलब एल निकालना है। प्रेरित विद्युत वाहक बल दिया मतलब ई दिया है। आप चाहो तो कैपिटल ही, चाहो तो स्मॉल ही लिखना चाहिए। तो स्मॉल ही दिया है, एल पूछा है, और डी और डी टी, तो फिर ये इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। वैल्यू पुट करना है तो आप वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ई की वैल्यू रखें तो ये हो गया 200, ई का मान, एल का मान पूछा है, रख लिया ऐसे। डी आई मतलब धारा के मान में बदलाव, तो कहां से कहां तक हुआ बदलाव? 5 से 0 तक बदलाव। और dt मतलब कितनी देर में हुआ? तो 0.1 सेकंड में हुआ। हो गया है। अब यहां से एल का मान निकालना है। सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप 0.1 का इसमें गुणा कर दीजिए। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऐसा ही रहने दीजिए इसको। देखिए अब ये बन क्या गया है, ये 200 रहने दीजिए। 200 इज इक्वल टू एल इंटू ये 5 अपान 0.1 हो गया, है ना? अब 5 अपान 0.1, अब देखिए आप ये 0.1 को आप हटाएंगे तो यहां 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मतलब ये दशमलव आप हटाएंगे ना तो यहां 50 हो जाएगा। सिंपली सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा आपको कोई प्रयास इसमें करने की जरूरत नहीं, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। 5 में से 0 गया तो 5 बच गया, 0.1 है। अब ये देखिए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, तो 50 एल इजिकल टू 200 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बनने वाला है यहां से। देखिए मैं यहां लिख लेता हूं उसको, ये हो गया आपका 200 इज इक्वल टू, और ये दशमलव मैंने हटाया इसमें से, तो हो जाएगा 50 एल या एल इंटू 50, और यहां से एल का मान निकालेंगे तो 200 अपान 50, तो एल बराबर आ जाएगा 200 अपान 50, 200 में 50 का भाग, तो एल का मान आ जाएगा आपका एल इज इक्वल टू 4, और 4 क्या आया? हेनरी। क्योंकि स्वप्रेरकत्व है तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है, तो आपका 4 हेनरी इसका उत्तर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था कि आपको स्वप्रेरकत्व पूछा है तो आपने कहा एल पूछा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल दिया है मतलब ई दिया है, धारा का परिवर्तन मतलब डी आई दिया है, टाइम इंटरवल दिया है मतलब dt दिया है। तो E इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी, और केवल मान भरना है। E का मान 200 रख दिया, L पूछा है, डी का मान 5 में से 0 गया तो 5 बचा, और dt आपका 0.1 हो गया। अब ये 200 है ही, L गुणा, और 5 में से 0 गया तो 5, और ये 0.1। अब ध्यान से देखिए 200 बराबर L गुणा 5 बटे 0.1, दशमलव हटाया। अब आप दशमलव हटाएंगे तो 50 हो जाएगा, तो 200 बराबर L गुणा 50, L का मान आया 200 बटे 50, और ये आ गया 4 हेनरी। ये सवाल वास्तव में देखा जाए तो यही खत्म हो गया है फार्मूला लिखते ही, क्योंकि इसके बाद तो ये मैथमेटिक्स है कि गणित है, ये थोड़ा सा बदलाव है। इसी तरीके से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मॉडल पेपर में है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। अपवर्तनांक मतलब म्यू, कि म्यू का मान √2 है, ये म्यू इज इक्वल टू √2 है, और क्रांतिक कोण पूछा है मतलब सी पूछा है। कुछ लोग इसको आईसी भी लिखते हैं, चलेगा। तो म्यू और सी में क्या रिलेशन है ये आपको पता होना चाहिए।
तो रिलेशन ये है, और वही रिलेशन आप लगा दीजिए कि म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। ये देखिए म्यू बराबर 1/sin c। कई बार क्या होता है कि क्रांतिक कोण देकर अपवर्तनांक पूछ लेते हैं, तब भी फार्मूला यही रहेगा। अपवर्तनांक देके क्रांतिक कोण पूछे या क्रांतिक कोण देके अपवर्तनांक पूछे, फार्मूला यही रहेगा। वैल्यू पुट कर दें, म्यू का मान √2 इज इक्वल टू 1/sin c। ठीक, साइन सी उधर ले लीजिए, √2 इधर ले लीजिए, साइन सी इज इक्वल टू हो गया 1/√2। अब साइन में 1/√2 किसका मान होता है, तो आप कहेंगे 45 डिग्री का, तो क्रांतिक कोण आ जाएगा आपका 45 डिग्री। देखिए फिर से, अपवर्तनांक दिया है √2, क्रांतिक कोण पूछा है, म्यू दिया है, अपवर्तनांक म्यू, √2, क्रांतिक कोण मतलब सी पूछा है, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। मतलब अपवर्तनांक जो है म्यू वो 1/sin c होता है। म्यू का मान दिया √2 इज इक्वल टू 1/sin c। ये साइन सी उधर ले लो, इसकी जरूरत है, √2 इधर ले लो, साइन सी इज इक्वल टू 1/√2। एक्चुअली ये ऐसा है, साइन सी इज इक्वल टू 1/√2, तो हो गया साइन सी इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। 1/√2 का मान साइन 45, साइन इनवर्स लिया दोनों तरफ से, तो साइन से साइन इनवर्स हट गया मतलब साइन यहां से इनवर्स लेने पर कट गया, बोलना ठीक नहीं रहेगा, इनवर्स लिया तो साइन साइन हट जाएगा और सी इज इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये, अब ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता था, ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता था कि क्रांतिक कोण 45 डिग्री है और अपवर्तनांक बताओ। तो फिर ऐसे में क्या करते आप बताइए, क्रांतिक कोण 45 डिग्री हो तो अपवर्तनांक कितना होगा, तो आप क्या करते, यही फार्मूला म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, क्रांतिक कोण को 45 लिखते है ना, 1/sin 45, sin 45 हो जाता √2, तो ये 1/√2 आंसर आ जाता। तो ये आपका सॉरी म्यू इज इक्वल टू √2 आंसर आ जाता। देखिए अगर क्रांतिक कोण 45 होता तो ये म्यू इज इक्वल टू 1/sin 45, और यहां जाता म्यू इज इक्वल टू 1/sin 45 1/√2, √2 ऊपर जाता तो बन जाता √2 ऊपर हो जाता अंश से, तो ये वैल्यू आ जाती। मतलब ये ऐसा होता, देखिए आप कि म्यू निकालना है और क्रांतिक कोण आपको दिया 45 डिग्री, फार्मूला यही म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, ये म्यू इज इक्वल टू 1/sin 45, म्यू बराबर 1/sin 45 मतलब 1/√2, और ये ऊपर जाता तो बन जाता √2। तो इस तरीके से मतलब अदला बदली करके भी दिया जा सकता है। तो ये प्रश्न कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक ही फार्मूला में वैल्यू पुट करके आप मतलब अपवर्तनांक दे तो क्रांतिक कोण निकलवा लेगा, क्रांतिक कोण देगा तो अपवर्तनांक निकलवा लेगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है मॉडल पेपर में वो है एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता किससे व्यक्त करते हैं अपन, एम से। कोई मात्रक नहीं होता आवर्धन क्षमता का, लेकिन उसको व्यक्त करते हैं एम से। ठीक है, अपवर्तनांक का भी कोई मात्रक नहीं होता है ना, आवर्धन क्षमता का भी कोई मात्रक नहीं होता। स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, उत्तर में जब लिखेंगे तो हेनरी लिख देंगे, है ना। चलिए, तो एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 है। अब खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है, कितने लेंस होते हैं, 2 उत्तल लेंस है। कितने, 2 उत्तल लेंस, एक अभिदृश्यक एक नेत्रिका। अभिदृश्यक को ऑब्जेक्ट लेंस ओ बोलते हैं, नेत्रिका को ई, है ना। तो ये जो आवर्धन क्षमता होती है जो 15 दी है आपको, ये एक्चुअली आवर्धन क्षमता होती है m इज इक्वल टू FO/FE। तो देखिए FO मतलब अभिदृश्यक की फोकस दूरी बटे नेत्रिका की फोकस दूरी, FO/FE, और इसकी वैल्यू दी है आपको 15, तो ये हो गई 15 बराबर FO/FE, और यहां से FO का मान आ गया 15 FE, क्रॉस गुणा करा दो। अब यहां के बाद आपको कुछ भी नहीं पता तो इसको समीकरण नंबर 1 देकर बंद कर दो। देखिए क्या किया आपने, m इज इक्वल टू FO/FE, ये आवर्धन क्षमता दी 15, मतलब अभिदृश्यक की फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी का अनुपात 15 बराबर FO/FE, और FO का मान आया 15 FE। अब यहां से दोनों लेंसों के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर दी है। अब दोनों लेंसों के बीच की दूरी होती है उनकी फोकस दूरियों का जोड़, तो ये FO और FE का जोड़ दिया है। एक तो हो गया m बराबर FO/FE, तो वो 15 हो गया, और यहां से आपने FO का मान निकाल लिया। एक आपका FO और FE का जोड़ है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, तो FO प्लस FE का मान दिया है आपको 80।
ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अगर आपको ये दो वैल्यू मिल जाए और आपसे कोई कहे एफ और एफ का मान निकालो, तो ये प्रश्न 8वीं कक्षा का हो गया, क्योंकि यहां से ये मान उठा के यहां रख दो, है ना। मतलब आप अब आपके लिए आसान हो गया। तो यहां से आप समीकरण 1 से एफओ का मान यहां रख दो, है ना। तो समीकरण 1 से एफओ का मान, अब फिजिक्स खत्म हो गई, अब गणित शुरू हो गई कि एफओ एफई निकालना है और दो समीकरण है ना। तो m इज इक्वल टू एफओ अपॉन एफई से पहली समीकरण, और एफओ प्लस एफई मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी, मतलब दोनों की फोकस दूरियों का जोड़, वो 80 है। अब समीकरण 1 से एफओ का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। कई लोग ऐसा डायरेक्ट लिख देते समीकरण 1 और 2 से, वो भी चलेगा। तो एफओ का मान 2 में रख दो, तो एफओ का मान है 15 एफई, यहां रख दो। एफओ की जगह हो गया 15 एफई प्लस एफई बराबर हो गया 80। 15 एफई और 1 एफई 16 एफई बराबर हो गया 80, और एफई का मान आ गया 80/16, ये बटा में चला जाए गुणा में, तो और एफई आ गया 16 × 80, 5 सेंटीमीटर। फोकस दूरी है इसलिए सेंटीमीटर में लिखना है, ठीक है। सेंटीमीटर में इसलिए भी लिखना है, यहां भी सेंटीमीटर में दिया है। अब एफई 5 हो गया, यहां रख दो तो एफओ निकल जाएगा। अब यहां रख दो तो भी निकल जाएगा, यहां रख दो तो भी निकल जाएगा। अब आपके पास आजादी, आप चाहो तो इस समीकरण में रखो, चाहो तो उसमें रखो। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहां रख दो, 1 में एफओ बराबर 15 एफई, तो एफओ बराबर 15 और एफई तो 15 × 5, तो एफओ बराबर आ गया 80, 15 × 5 = 75, तो 75 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखिए, एफओ और एफई का जोड़ 80 है, 5 और 75 हो गया 80, और एफओ एफई का 15 गुना है। देखो आप, एफओ 75 है और एफई 5 है, तो 15 गुना है। मतलब आपने उत्तर की जांच भी कर ली। तो ये जो 3 क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन तीनों क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। 2 से 3 बार, 2 से 3 बार आपको इनको लिख के देखना है। कितनी बार देखेंगे? 2 से 3 बार। इनको आप लिखकर सॉल्व करेंगे तो ये आपका प्रिपेयर हो जाएंगे। और प्रैक्टिस थोड़ी सी आप इसको लेकर कर लीजिएगा कि क्या दिया है, क्या निकालना है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, क्रांतिक कोण देकर अपवर्तनांक भी पूछ सकते हैं, तो फार्मूला यही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो ये जो 2 क्वेश्चन है, ये तो कहीं कहीं बार आए हैं परीक्षा में, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपेक्षा करूंगा कि आप जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा। और दूसरा ये था कि जब आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर और भी अंकिक प्रश्नों के लिंक्स वगैरह शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से सारे अंकिक आप कर पाएंगे। 12th के जितने भी महत्वपूर्ण अंकिक है वो सब उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर करूंगा, तो आप वहां से क्लिक करके ले लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा मैं, तो कमेंट बॉक्स से भी आप उठा सकेंगे, ठीक है। मेरा पिन किया हुआ कमेंट रहेगा, पहला ही कमेंट, तो उस कमेंट पे से भी आप उसको ले पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि चैनल पर सारे वीडियोस अवेलेबल है, चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक सारे के सारे, पूरा कोर्स। आपको जो क्वेश्चन देखना है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज आप मेरा नाम बाय करके मेरा नाम लिख दीजिएगा, गजेंद्र सिंह राठौर। आपको जो क्वेश्चन देखना उसको लिख दीजिए और बाय करके मेरा नाम लिख दीजिए। यूट्यूब पर सर्च करेंगे वो क्वेश्चन सामने आ जाएगा, चैनल पे भी जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, और अदरवाइज आप चैनल पे जाते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, यूनिट वाइज मैंने सारे चैप्टर वाइज मैंने उसको डाल रखा है। तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया है। अब मैं आपको कुछ नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और अंकिक प्रश्न बताऊंगा। तो हमने जो बातें सीखी वो ये है कि एक तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक जो है वो, स्वप्रेरकत्व हो चाहे अन्योन्य-प्रेरकत्व। एक बार क्या हुआ कि हमने विद्यार्थियों को सिखाया कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। एग्जाम में उन्होंने पूछ लिया कि अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, बच्चे घबरा गए। तो स्वप्रेरकत्व हो चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व, मात्रक क्या रहता है? हेनरी रहता है, याद रखना। तो स्वप्रेरकत्व अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों का मात्रक हेनरी है। चूंकि स्नेल के नियम से हम जानते हैं कि अपवर्तनांक जो होता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर,
ये स्नेल का नियम है। अगर कोई स्नेल का नियम पूछे तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। तो चूंकि साइन अपान साइन है, इसलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। इसी तरह से अगर मैं बताऊं आपको, तो आपने अभी देखा होगा कि जो आवर्धन क्षमता है, तो आवर्धन क्षमता में आपने देखा कि आवर्धन क्षमता में एम इज इक्वल टू आ रहा है एफ ओ अपान एफ ई। तो इसका मतलब यह है कि यहां भी फोकस दूरियों का ही अनुपात है, समान राशियों का अनुपात, दूरियों का अनुपात, दूरी अपान दूरी। तो आवर्धन क्षमता का भी कोई मात्रक नहीं होता है। तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक या अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम किसने दिए थे? फेराडे ने। हम बोलते हैं ना फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हमारे मूल प्रश्नों को आप याद किया कीजिए, ऑब्जेक्टिव आते हैं तो, है ना। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ऑरस्टेड ने। किसने की थी? ऑरस्टेड ने। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की? मैक्सवेल ने। ये तीन नाम आप ये जरूर याद रखिएगा। अगर आप नाम याद रखना चाहें तो तीन नाम है ये तीनों नाम अच्छे से याद रखिएगा। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑरस्टेड, विद्युत चुंबकीय प्रेरण फेराडे, और विद्युत चुंबकीय तरंगे मैक्सवेल। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर, हम आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ नए कुछ नेक्स्ट और आंकिक आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि आपके संचायक सेल से संबंधित है। आपकी विद्युत धारा वाले पार्ट से रिलेटेड एक आंकिक ले रहा हूं मैं, कि किसी कार की संचायक बैटरी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बहुत आईएमपी 2020 सप्लीमेंट्री में भी आया था। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का बड़ा मजेदार प्रश्न है। किसी कार की अब देखिए प्रश्न में ही समझना, लिखते जाऊंगा तो मैं आपको समझाते दूंगा। किसी कार की संचायक बैटरी, मतलब जो कार में जो बैटरी लगी है उसका, है ना, विद्युत वाहक बल, मतलब ई, जिसको आप स्मॉल ई कैपिटल ई जो भी बोलना चाहें, विद्युत वाहक बल कितना है? 12 वोल्ट है। कितना है? 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। मतलब कार में 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। ठीक है। आगे देखिए, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, अब प्रतिरोध को तो हम कैपिटल आर से करते हैं, लेकिन यहां दिया बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, मतलब स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध तो ऐसा है कि इसके बिना पेपर छटने की कल्पना कर ही नहीं सकते अपन। 0.4 ओम है। ये ओम का निशान देखिएगा, ये ओम लिखा हुआ ध्यान देना, 0.4 ओम है। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात करो। बैटरी से ली जाने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकतम धारा का मान ज्ञात करो कि अधिकतम धारा कितनी होगी। अभी देखिए, ये मैं आपको एक बहुत मजेदार बात शेयर कर रहा था। यहां तो आप पहचान दिए, विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, स्मॉल ई लिखो कैपिटल लिखो कुछ भी लिख दो। तो ये आपने लिख दिया E इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ठीक है, ये 12 वोल्ट लिख दिया। अगर यही विद्युत वाहक बल जब आप प्रेरण वाले पाठ में लिखते हैं, स्वप्रेरकत्व में, तो स्मॉल ई लिखते हैं, फर्क नहीं पड़ता, आपकी जो इच्छा हो। आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल आर दिया है, कितना दिया है? 0.4 ओम। क्या पूछा है? आई पूछा है ना, क्या पूछा है? आई पूछा है। अब मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं, क्योंकि प्रश्न है आंतरिक प्रतिरोध का। तो आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, उसके बारे में अगर आपने 2-3 बातें पता है आंतरिक प्रतिरोध के बारे में, मतलब आंतरिक प्रतिरोध का अगर पूरा पिक्चर अपन देखने की कोशिश करें, तो आंतरिक प्रतिरोध में एक बात आप देखेंगे, मैं एक आंतरिक प्रतिरोध शब्द लिख रहा हूं यहां, आप कहेंगे सर भटक जाएंगे आप, आंतरिक प्रतिरोध। देखिए, तो मैं भटकूंगा नहीं, बल्कि आपको बताऊंगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस नाम की चीज होती क्या है। तो जो सेल होता है ना, उसका विद्युत अपघट्य जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, उसको कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। अब ये जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, इसका फार्मूला होता है ये R इज इक्वल टू R E अपान V माइनस 1। ये सिद्ध करने को भी आता है, या उसका सूत्र निकालने को भी आता है, ये वाला आता है एग्जाम में। दूसरी बात यह भी प्रश्न है कि आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो एक तो परिभाषा और एक निर्भरता। ये निर्भर, देखिए ध्यान से दीजिएगा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन सेफ है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन एक सेफ है।
और जब ये आंतरिक प्रतिरोध का आप सूत्र निकालने जाते हैं तो कहां से शुरू करते हैं, कहां से करते हैं, ओम के नियम से। तो आप कहते हैं V इज इक्वल टू आई आर। अभी ध्यान से देखना, ये एक समीकरण तो ये बनाते हैं आप, सिखा रहा हूं मैं आपको क्योंकि मैं यहां प्रश्न पर फिर उसको अप्लाई करूंगा। और दूसरी समीकरण जब आप विद्युत वाहक बल के लिए निकालते हैं, बनाते हैं, तो आप V की जगह क्या लिखते हैं, E। आई रहता है, एक्चुअली आप इसको पहला नंबर की समीकरण नहीं बोलते, यहां से आप आई का मान निकालते हैं तो ये हो जाता है V बटे आर, इक्वेशन नंबर 1, आई का मान। और यहां देखो V की जगह E लिखा आई, और R की जगह आप लिखते हैं R प्लस आर, क्योंकि उसमें आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद यहां से आप आई का मान निकालते हैं, तो ये होता है E बटे आर प्लस आर। याद आ रहा है आपको? और ये समीकरण 1, ये दोनों में आई के मानों की तुलना करके ये उत्तर ले आते हैं आप। और यहां आप आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता बताते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध जो है वो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, दूरी बढ़ेगी तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, जो विद्युत अपघट्ट है उसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा, सांद्रता बढ़ी आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, दोनों इलेक्ट्रोडों के जो डूबे भाग का क्षेत्रफल है विद्युत अपघट्ट में उस पर डिपेंड करता है, वो बढ़ेगा तो आंतरिक प्रतिरोध घटेगा, और एक ताप पर कि ताप बढ़ा तो आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। तो ये चार बातों पर आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है, परिभाषा, निर्भरता और ये एक फार्मूला। ये सब कर लेने पर एक आंतरिक प्रतिरोध से रिलेटेड पूरा प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। खैर, लेकिन अब यहां सवाल यह है कि मान लो यही प्रश्न नहीं आए जो मैंने यहां लिखे बोर्ड पर, ये आए ही नहीं, तो फिर इस तरह का कोई अंकित प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। इसलिए यह अंकित प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर उसको पिटना हुआ, आपका क्वेश्चन पिट दे, वो मान लीजिए आपका क्वेश्चन पिटना होगा उसको कि साहब यहां से मैं आंतरिक प्रतिरोध, चूंकि हर साल आता है और बच्चों को मालूम है कि आंतरिक प्रतिरोध पर प्रश्न आता है, जिसको पिटना है, तो पिटना है तो फिर क्या होगा, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, देखिए मैं बताता हूं आपको क्यों नहीं है। यह बहुत सरल न्यूमेरिकल है, पहचानना पड़ेगा। विद्युत वाहक बल मतलब E, आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल r, और अधिकतम धारा मतलब I पूछिए। अब देखिए, ओम के नियम से मैंने अभी आपको E का फार्मूला निकालना बताया। ओम का नियम क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, इसको मन में रखो आप। अब आपको E का फार्मूला निकालना, देखना आप, तो V की जगह क्या लिखेंगे, E। ये E लिखा आपने उत्तर में, ये आंसर, और I, और R की जगह क्या सिखाया मैंने, R प्लस आर। बस ये दिमाग में रखना आपकी, ये ओम का नियम आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, तो V की जगह E, I, R प्लस आर। अब यहां से वैल्यू पुट करना है, और मान किसका निकालना, I का। वैल्यू पुट करते हैं, देखना आप, E की जगह 12, I निकालना है, R प्लस आर, तो ये प्लस आर तो दे रखा 0.4, ये वाला छोटा आर, बड़ा आर नहीं है। अब ये जो बड़ा आर है, ये पूछ रहा है बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा कितनी होगी। बैटरी से अधिकतम धारा तब ले सकते हैं जब उस जो बाह्य प्रतिरोध है उसका मान 0 होगा। तो चूंकि कैपिटल आर बराबर 0 लिखना है आपको, ये तो यहां आप इसको 0 लिख दीजिएगा। कितना आसान प्रश्न हो गया, देखिए आप, क्योंकि अधिकतम शब्द आया ना, अधिकतम, तो फिर ये कैपिटल आर 0 हो गया। अब आपका 12 बराबर हो गया आई गुणा 0.4, 0.4 12 के बटा में डाल दीजिए, तो आई बराबर हो जाएगा 12 बटे 0.4, 12, 0.4 में दशमलव हटाओ, है ना, तो ये आपका 120 बटे 4 हो जाएगा, और 120 बटे 4 को आप लिखेंगे 30 एम्पियर, 4 तिया 12, 30 एम्पियर इसका उत्तर आ जाएगा। बहुत ही हलवा प्रश्न है, बहुत मजेदार प्रश्न है, और सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये एक फार्मूला, और वो भी मैंने बताया कि जब आप आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र निकालते हैं तो एक समीकरण ये लिखते हैं, एक समीकरण ये लिखते हैं आप, और दोनों से आई के मान निकाल के तुलना करते हैं तो एक फार्मूला आता है जिसको आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र बोलते हैं। तो उस समय आप ये याद करते ही हैं, तैयार करते ही हैं, वही सब मैंने बताया इसीलिए, ताकि आपको कोई नई बात जो है मुझे बताना नहीं पड़े। तो खैर, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी रहा होगा, है ना। और अधिकतम धारा है तो बाह्य प्रतिरोध का मान आप क्या लिख दीजिएगा, 0 लिख दीजिएगा। चलिए, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बाद में आप प्रैक्टिस भी इसको लेकर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, आया हुआ भी है क्वेश्चन एग्जाम में, तो वो भी कोई बात नहीं है ना। तो मैंने अभी आपसे बात करी थी कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो आंतरिक प्रतिरोध के लिए बहुत सिंपल डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि सेल का विद्युत अपघट्ट स्वयं जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे उसका आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं।
तो सेल का विद्युत अपघट्य जब धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है तो हम कहते हैं उसका क्या है, वो आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध की क्या बनी, सेल का विद्युत अपघट्य जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है उसे, उसका हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, तो हम कहेंगे आंतरिक प्रतिरोध जो है वो 4 बातों पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, सांद्रता पर, और ये सांद्रता वाला तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं कि सांद्रता बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तो सांद्रता बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, याद रखना आपको। ठीक है, तो ये आपका एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। अब एक और मैं आपके साथ में एक आंकिक प्रश्न को शेयर करूंगा, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब पावर, 50 वाट और 200 वाट के दो बल्ब। ये 2020 इसलिए नहीं हटाया कि उसी में पूछा है। 200 वाट के दो बल्बों के प्रतिरोधों, मतलब उनके रेजिस्टेंसेस, प्रतिरोधों की तुलना करो। मतलब प्रतिरोधों की तुलना करना है और दो बल्ब है, एक बल्ब का पावर जो है वो कितना है 50 वाट, दूसरे का 200 वाट, मतलब पी के मान दिए हैं, P1 जो है वो 50, P2 200, और प्रतिरोधों की तुलना पूछी। एक और बात दी है, जिनकी वोल्टता समान, जिनकी वोल्टता समान है। अब अगर आप इस प्रश्न को पहचानते हैं तो ठीक है, नहीं पहचानते तो देखिए ध्यान से आप इसको, कि 50 वाट दिया है, मतलब ये P1 दिया है, P1 50 वाट है ना, और शक्ति, वाट किसका मात्रक है, शक्ति का, तो ये पावर है, P1 है ना। अश्व शक्ति क्या होती है, 746 वाट, याद रखिएगा अश्व शक्ति कितना होता है, 746 वाट, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। तो P1 50 वाट है, P2 जो है आपका 200 वाट है, 200 वाट। ठीक है, P2 कितना है 200 वाट। और प्रतिरोधों की तुलना करो, मतलब आपको पूछा है R1 और R2 की तुलना पूछी है, मतलब आपको पूछा है कि R1 R2 की कंपैरिजन क्या होगी, ये आपसे पूछा है, और P1 P2 आपको दिया है। ठीक है, क्लियर है। तो इसका जब आप आंसर निकालेंगे, है ना, तो आप केवल इतना ही लिख पाएंगे, P1 P2 दिया हुआ है और R1 R2 का रेशो निकालना है। अब आप अगर देखें कि शक्ति और प्रतिरोध में क्या संबंध है, कि क्या रिलेशन है, तो वो हो सकता है आपको कभी याद ना रहे, है ना। एक जो रिलेशन है आर का, वो आपको याद है या नहीं है ये हम नहीं कह सकते। शक्ति का जो सूत्र है P बराबर VI होता है, P बराबर VI होता है। फिर आप यहां से V का मान रख दें या I का मान रख दें। जैसे देखिए, मैं आपको सूत्र निकालना सिखा देता हूं। आपको रिलेशन किसका चाहिए, P और R का, मतलब आपको रिलेशन निकालना है P और R में, है ना। किसमें निकालना है, P और R में। तो देखिए, आपको वो रिलेशन तो मैं डायरेक्ट यहां लिखूंगा, आपको एग्जाम में सीधे लिखना है, पर आपको रफ कार्य क्या करना है देखना। आप ये फार्मूले जानते हैं, P बराबर होता है VI। क्या जानते हैं आप, P बराबर क्या होता है VI। सूत्र निकालना सिखा रहा हूं मैं आपको। अब आपको क्या चाहिए, P चाहिए, ठीक है, ये I नहीं चाहिए, V तो समान है, I चाहिए नहीं। तो ओम के नियम से I का मान भरो, तो P बराबर ये V हो गया, और I की जगह हो जाएगा, देखो ओम का नियम क्या है, V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। ये V बटे R यहां रख दो आप, तो P का मान आ जाएगा V स्क्वायर बटे R। ये फार्मूला है P और R में संबंध का। तो जो संबंध आपको निकालना है वो आप यहां से ऐसे भी कर सकते हो, R बराबर V स्क्वायर बटे P, R बराबर V स्क्वायर बटे P, या P बराबर V स्क्वायर बटे R। अगर आपको R का मान निकालना तो R को यहां ले लो, R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे P। किसी भी रूप में लिख लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये आपको ये याद है P बराबर VI, तो आप कहना V का मान रख, I का मान रख देता हूं V स्क्वायर बटे R, क्योंकि V समान है तो V को रहने देना,
और आई का मान रख के सूत्र निकाल ले। ये सूत्र मैं यहां रख रहा हूं, P बराबर, देखो मैं तो यही ले लेता हूं ताकि आपको एक स्टेप और आगे नहीं बढ़ना पड़े, इतना ही कर लेते हैं, ये वाला P बराबर वी स्क्वायर बटे आर। और अगर आपको डायरेक्ट याद रह जाए तो आप ये लिख देना, सीधे लिख देना P बराबर वी स्क्वायर बटे आर। अब यहां चूंकि V समान है, तो चूंकि V समान है, तो V समान है इसलिए P समानुपाती हो जाएगा 1/r, हट गया है। P समानुपाती क्या हो गया? 1/r। P समानुपाती 1/r। अब यहां से देखिए, अगर मैं P1/P2 निकालता हूं, तो चूंकि ये R उल्टा है, तो ये हो जाएगा R2/R1। क्या हो जाएगा? R2/R1। मान भरेंगे, अब मैं इधर भर दूं। P1 का मान 50, P2 का मान 200, और ये हो जाएगा आपका R2/R1। काटो, 50 से कम 50, 50 चौक 200, 1/4 आ रहा है R2/R1। अगर आप R1/R2 निकालें तो 4/1 हो जाएगा, उल्टा कर दो, R1/R2 बराबर 4/1 उत्तर। अगर आपको ये सब इतना सब नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो मैं आपको और शॉर्टकट बता देता हूं। आप लिखना वोल्टता समान है। क्या लिखेंगे? वोल्टता समान है इसलिए, और आपको मालूम है कि P दिया और R पूछा है, तो वोल्टता समान है। आप यहां से टिपना इसको, वोल्टता समान है, ये लाइन लिखना भाई साहब, वोल्टता समान है, ये लाइन यहां से लिखना, वोल्टता समान है। और उसके बाद आप क्या करना, वो क्या पूछ रहा है, ये वाट तो दिए दोनों, मतलब P1/P2, और प्रतिरोधों की तुलना करना है। तो P1/P2 बराबर R2/R1, उल्टा लिखना है आपको। 1/2 बराबर 2/1, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो ये सीधे लिखना फिर आप, लेकिन ये जरूर लिखना कि वोल्टता समान है, यहीं से लिख देना वोल्टता समान है। तो P1/P2 बराबर R2/R1, और सीधे मान भरना, P1 का 50, P2 का 200, 1/4 हो जाएगा कट के, और आपका ये R1/R2 करोगे तो उल्टा हो जाएगा, 4/1 हो जाएगी। तो ये भी उत्तर है आपका, ये भी उत्तर है, ये भी उत्तर है, दोनों उत्तर है आपके। 3 लाइन का उत्तर है, 3, 1 2 3 खत्म। लेकिन राइट तरीका जो है वो ये है कि P और जो V का रिलेशन है उसके साथ चलें तो P बराबर VI है, I का मान V/R है, तो ये फार्मूला बनता है। और फिर आप कहते हो कि V समान है, तो इसलिए P समानुपाती 1/R, मतलब अगर P में 1/2 करोगे तो R उल्टा है, तो ये 2/1 होगा। तो ये यहां से अगर आप फार्मूला क्रिएट कर लिया आपने, तो ये हो जाएगा। अदरवाइज आप ये 3 स्टेप में इस सवाल को हल कर दीजिए, तो भी ये आपका प्रश्न बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी आंकिक प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। और इसमें अगर अपन बात करें तो जैसे आपका यहां पर वाट शब्द आया है, तो ये शक्ति का मात्रक है। अगर आप अश्वशक्ति की बात करें तो 746 वाट है ना। अश्वशक्ति क्या होता है? 746 वाट को हम एक अश्वशक्ति कहते हैं। फिर आपका जो धारा है ना, विद्युत धारा, उसका मात्रक एम्पियर है। आवेश का मात्रक कूलाम। आप ये जो नाम वाले मात्रक है, इनको आप जरूर अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम, विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर, है ना। चालकता प्रतिरोध का उल्टा होता है, तो प्रतिरोध का ओम है तो चालकता का ओम इनवर्स हो जाएगा। इस तरह के आप मात्रकों को भी प्रिपेयर करेंगे। और एक आध चीज और मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद में चलिए यहां मैं बताता हूं आपको। देखिए आप क्या कमेंट है? खगोली और पार्थिव का डेरिवेशन, पार्थिव का डेरिवेशन नहीं करना, पार्थिव का डेरिवेशन मत कीजिएगा, केवल खगोली का करना। खगोली हम कर लेंगे, खगोली का मेरे उसमें अवेलेबल है चैनल पर, मैं आपको खगोली की लिंक भेज दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो आप वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। खगोली जो दूरदर्शी है उसकी आवर्धन क्षमता 3 है आपके कोर्स में टोटल, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोली दूरदर्शी, 3 आपके कोर्स में है। लेकिन ये अथवा में आते हैं किस प्रश्न के, कि जहां आपके वो लेंस वाले जो प्रश्न है उनके अथवा में, तो या तो आप लेंस वाला साइड पूरा कीजिए या तीनों प्रश्न पूरे कीजिए, नहीं तो अथवा में फिर ये दोनों प्रश्न बनते हैं 4 अंक में, तो आप वहां से आपकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ प्रश्न लेंस के कर लेते हैं और इन 3 में से 2 करके जाते हैं। वे कहीं ना कहीं इतनी खराब किस्मत तो नहीं होगी कि दोनों जगह प्रश्न ना आए, है ना।
तो इस ढंग से भी प्रिपरेशन की जाती है। अभी मैं आपको एक चीज बता रहा था, ये आप याद रख लीजिए, क्योंकि आज जैसे तीव्रता जो शब्द होता है, तीव्रता शब्द जो है वो सारा सदिश है। तीव्रता सदिश, अभी मैं बता रहा हूं, तीव्रता सदिश, आघूर्ण सदिश। तीव्रता और आघूर्ण दोनों कौन सी राशियां होती है? सदिश। अब आप कहेंगे इसमें क्या बता रहे हैं आप? और फ्लक्स जो होता है वो अदिश होता है। ये सदिश अदिश पर भी बहुत प्रश्न आ रहे हैं। फिर एक अदिश में और बताता हूं मैं आपको। देखिए, ओम का नियम पूरा अदिश है, V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज, प्रतिरोध, धारा सब अदिश, V इज इक्वल टू आई आर। C इज इक्वल टू Q अपान V, ये भी अदिश है ना। धारिता बराबर आवेश बटे विभवांतर, और Q बराबर IT। ये अभी आप पूछा आपने तो मैं बता रहा हूं, ये सारे क्या हैं आपके? अदिश हैं, तीनों फार्मूला अदिश है। तो कभी कभी सदिश अदिश याद नहीं रहे तो आप ये फार्मूला दिमाग में रखना कि V इज इक्वल टू आई आर, मतलब ओम के नियम की तीनों राशियां अदिश। C इज इक्वल टू Q अपान V, धारिता बराबर आवेश बटे विभव, तीनों अदिश। Q इज इक्वल टू IT, तीनों अदिश। मतलब, लेकिन इसमें आई अदिश आ रहा है, धारा अदिश आ रही है, लेकिन उस जैसे ही वो पूछे धारा घनत्व, देखो धारा तो अदिश हो गई, लेकिन अगर उसने कहा धारा घनत्व, धारा घनत्व, तो उसको तो जे बोलते हैं, आई बटे ए, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, और ये राशि है सदिश, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर धारा घनत्व, कौन सी राशि है? सदिश। फिर एम्पियर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? तो वो चुंबकीय आघूर्ण का होता है। तो यहां से अगर आप देखें तो एक धारा घनत्व और एक चुंबकीय आघूर्ण, दो मात्रक वहां से कनेक्ट कर सकते हो। ये एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो तो धारा घनत्व, ये भी सदिश, और अगर एम्पियर मीटर स्क्वायर हो तो चुंबकीय आघूर्ण, ये भी सदिश। विद्युत आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सारी राशियां कौन सी होती है? सदिश होती है। तो इस ढंग से अगर प्लान करके आप पढ़ते हैं ना, तो आपको वो सदिश अदिश का भी, अब ये देखो इससे बाहर सदिश अदिश नहीं जाएगा, ये इससे बाहर सदिश अदिश एग्जाम में नहीं जाएगा। तो आपका एक या दो ऑब्जेक्टिव या एक ऑब्जेक्टिव कम से कम यहां से भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए, आज की हमारी लाइव क्लास को हम यही खत्म करते हैं, और मेरी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि आपकी मुझसे अगली अपेक्षा क्या है, नेक्स्ट क्लास में आप क्या देखना चाहते हैं। बड़े बड़े प्रश्नों पर अभी आप ध्यान मत दीजिए, मैं पहले कह रहा हूं आपको, आप मुझसे दो दो नंबर के जितने प्रश्न सॉल्व करवाएंगे आप उतने फायदे में रहेंगे। 2 अंक के प्रश्न न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, 14 नंबर के 2-2 अंक के प्रश्न आ रहे हैं। 28 और 14 हो गए 42। 70 नंबर के पेपर में 42 नंबर के तो ये 2 और 1 अंक के प्रश्न है। केवल केवल और केवल 28 नंबर के प्रश्न आपके जा रहे हैं